वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और हमेशा की तरह कंटेंट बनाने का पर्पस क्या है बिट इनिंग का? कि आपको साफ सरल सीधे शब्दों में वेब थ्री की और क्रिप्टो की जो इकोसिस्टम है, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, वो आपको बताना। राइट। तो आज भी कुछ यही अटेम्प्ट है। अगर आप देखो, मेरा ये मानना है और काफी सारे लोगों का मानना है कि क्या वेब थ्री का जो बेसिक इथोस है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, के इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइजेशन का कोई रोल नहीं है इस पूरे इकोसिस्टम में। जब भी वेब थ्री बनेगी तो उसके अंदर सेंट्रल एंटिटीज का कोई रोल नहीं है। ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज जितने भी वेब थ्री प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है, एक्चुअली में प्योर तरीके से वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये हम सब जानते हैं। और जो ये क्लेम करता है कि हम डिसेंट्रलाइज पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गए हैं और डिसेंट्रलाइज एंटिटी हम लोग, एक्चुअली में अगर आप देखो तो पूरी वेब थ्री का जो इकोसिस्टम है वो अभी भी सेंट्रल एंटिटीज उनके अंदर एम्बेडेड है। सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अंदर एम्बेडेड है। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्लासिक एग्जांपल दूं। राइट। अगर आप कोई वेब थ्री की वेब को कोई एक्सेस कर रहे हो, वेब थ्री कोई प्रोजेक्ट है उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो आप डोमेन टाइप कहाँ पे कर रहे हो? आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो टाइप कर रहे हो, या आप गूगल क्रोम पे टाइप कर रहे हो। ठीक है। अगर आपकी कुछ फोटो को फेच कर रहे हो अपनी एनएफटीज को, तो कहाँ से कर रहे हो? वो एडब्ल्यूएस से, जो गूगल का सर्वर, अमेजोन का सर्वर है, वहां से आप फेच कर रहे हो। जो आपके सर्वर्स है, जो डेटा आप फेच कर रहे हो, आज भी वो गूगल के सर्वर से फेच कर रहे हो। और अगर आप देखो तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, अगर जो आज की डेट में जो डेटाबेस है, राइट, वो भी सेंट्रलाइज डेटाबेस को इस्तेमाल हो रहा है वेब थ्री के अंदर। तो अगर सर्वर सेंट्रलाइज है, अगर डेटाबेस सेंट्रलाइज है, अगर जहां पे मैं यूआरएल लिख रहा हूँ वेबसाइट का, राइट, और वो सेंट्रलाइज है, जहां से मेरा डेटा फेच हो रहा है वो सेंट्रलाइज है, जहां मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो सेंट्रलाइज है, तो मैं सेंट्रलाइज रेल के ऊपर डिसेंट्रलाइज वाली ट्रेन कैसे चला सकता हूँ? समझ गए ना बात को? मतलब नीचे ट्रैक जो है वो सेंट्रलाइज है, जो बेस है वो सेंट्रलाइज्ड है, और उसके ऊपर जो ट्रेन है वो डिसेंट्रलाइज है। क्या ये मिसमैच पॉसिबल है? बहुत लंबा चलेगा क्या? आज ना हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। क्या वेब थ्री पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है? और अगर नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे कोई सोल्यूशन है या आ रहे हैं फ्यूचर में जो इसको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज करने में? कौन है वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक वेब थ्री के अंदर ये चीज सेंट्रलाइज है, इसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, और अभी तक ये नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। कैसे कुछ लोग हैं? तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हाँ, वेब थ्री कहने को वेब थ्री है, डिसेंट्रलाइज है, बट पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है। मेरे साथ है डॉक्टर नवीन सिंह। अब आप बोलोगे कि सर ये तो इंडियन लग रहे हैं। बिल्कुल इंडियन है, और सबसे बड़ी बात है ये एनआरआई है, और ये स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में बेस्ड है, और ये सीरियल एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर मैं इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो ही वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2018, right? He was honored and recognized as one of the exceptional talents of Indian diaspora and friends of living in Switzerland beyond, right? ये बेस्ट एनआरआई बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था इन्हें दिसंबर 2016 में बाय न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और बेस्ट ओरिजिन इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट्समैन है, इशूड बाय हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और रेसलर है, बाय स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और काफी लेवल्स पे आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी रेसलिंग की है। तो मैं इनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, और ये सीईओ हैं आइनरी ब्लॉकचेन के। और मैं इनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, और इनका इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा कि नवीन भाई खुद दें। और नवीन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बिटेनिंग। तो मैं थैंक आपका यू भी सर। ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो पहले तो आपकी पर्सनालिटी देख के ही ना एक ऑरा है, मतलब जब मैं आपसे पहली बार मिला भी था और अब भी आप स्क्रीन पे हो, तो लगता है कि हाँ यार, जो हरियाणा का जो सन ऑफ द सॉइल, वो दिखता है यार, मतलब आपके अंदर। और अगर मैंने कहा कि आप रेसलिंग में आपने काफी नाम कमाया और आपने अवार्ड भी काफी सारे जीते, तो मैं ये चाहूंगा कि वो वाला बैकग्राउंड भी देखेंगे। और प्लस जो आज जो इम्पोर्टेंट सबसे सेशन है वो ये कि किस तरीके से जो नवीन भाई हैं, वैसे मैं इनको नवीन भाई कहूंगा क्योंकि इंडियन है और बड़े हैं, तो मैं इनसे, बड़े हैं या छोटे ये तो खैर मेरे को नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रहता है ना कि आपस में एक दूसरे को भाई से बुलाते हैं। तो नवीन भाई, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दो, और फिर हम चलेंगे कि आइनरी ब्लॉकचेन
जो कि आप जिस पे काम कर रहे हो, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आइनरी क्या है, उसको फिर हम समझेंगे। तो नवीन भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें शुरुआत से, कि आप कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और आज की डेट में आप कहाँ पे बेस्ड हैं और क्या कर रहे हैं? जी काशिफ भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और सभी को, सुनने वालों को और आपकी जितनी भी कम्युनिटी है और क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा में। हुँ, दिल्ली के नज़दीक है, नेशनल कैपिटल रीजन के पास है। It's a belt which grows a lot of wheat, a lot of agriculture prone, but it हुँ, grows a lot of sportsmen as well. So if you see the Haryana statistics, मुझे लगता है कि statistics के हिसाब से 65% of to 75% of all the medals in international meets come through from हुँ, Haryana. If you talk about wrestling हुँ, or combat sports, वो हैं हुँ, judo, wrestling, boxing, then I हुँ, think 90% के आसपास जो मेडल हैं वो हरियाणा से आते हैं। और हुँ, हरियाणा में भी पर्टिकुलरली जो झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जो दिल्ली एनसीआर के लगती जो बेल्ट है, दैट इज प्रिटी स्ट्रांग। सो एंड हुँ, रेसलिंग इज बीइंग आवर, कुश्ती हमारी ट्रेडिशनल गेम है। हुँ। और अभी आपने पहले जिक्र भी किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इस कॉमनवेल्थ बार में फट्टे चक दिए। सारियों, हाँ, तो बेस्ट विशेष टू जितने भी हाँ, हाँ, हमारे हरियाणा के पहलवान हैं और सारे स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे जूनियर हैं, कई मुझे जानते हैं, कई नहीं जानते, बट क्योंकि अब नाउ आई एम आउट ऑफ द स्पोर्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 7 years। हुँ, और बीइंग बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, आई पहले आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। फर्स्ट आई वाज इन इंडिया, माय स्कूलिंग until college. I had studied in Delhi University, हुँ, represented Delhi University in All India University, won medals for Delhi University in All India University Nationals। एंड उसके बाद जब मैं स्विट्जरलैंड आ गया, तो हुँ, उसके बाद स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स में। और कई बार स्विस नेशनल चैम्पियन भी रहा कुश्ती में। और कुश्ती से जर्नी शुरू हुई। हुँ। और मैं सभी को ये कहता हूँ, कई बार कई जगह मौका मिला ब्लॉकचेन समिट्स में एज ए स्पीकर का। तो अगर if a wrestler can be in blockchain, then everything is possible. ये बात ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। मतलब एक्चुअली ये तो कॉम्बिनेशन लगता नहीं है कि यार, एक हाउ कैन अ रेसलर बी अ टेकी, और वो भी समथिंग ही इज बिल्डिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लॉकचेन। वो बनता नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ना, वैसे बंदा परसीव नहीं कर पाता, बट इट इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। ये सब तो आपका बैकग्राउंड एक नॉर्मली एक चल रहा था आपका। अ, अचानक ब्लॉकचेन कैसे? मतलब from being wrestling and then being serial entrepreneur, फिर then you got into various startups, then how you entered into blockchain? कहाँ पे वो पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि यार बिटकॉइन सुना, फिर उसके बाद कि चलो यार इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ सॉल्यूशंस हैं या काम करते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट था वो, और लाइफ में कब सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा? तो काशिफ भाई, मैं शुरू से ही आई वाज इन टच विद आईटी इंडस्ट्री। तो मेरे पहले बिजनेस वेंचर्स थे वो टेलीकॉम्स में थे, और वो टेलीकॉम्स में भी इट वाज मोर ऑन द आईटी साइड। हम्म, बिलिंग सॉफ्टवेयर, होलसेल एयरटाइम ट्रेडिंग, एमवीएनओ, एमएनओ, उनका जो पीछे बीटीएस सिस्टम है, दैट। तो आईटी, ब्लॉकचेन और सब कुछ, इट ऑल कम्स हम्म, अंडर आईटी सिस्टम। हम्म, ब्लॉकचेन के बारे में 2015-16 में आई डेवलप्ड इकोसिस्टम फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। अच्छा, ठीक है। और 14, 15, हम्म, 16 तक ये चला। और 2016 में मेरी मुलाकात हुई एक जर्मन लॉयर से। और ही वाज अ वेरी डीप टेक पर्सन इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। और उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया ब्लॉकचेन से, एंड आई ट्रैवल्ड विद हिम। हम अमेरिका गए, वी मेट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओरेकल दैट टाइम, बिकॉज ओरेकल हम्म, वांटेड टू डू समथिंग इन ब्लॉकचेन। तो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। हम्म, देयर वाज अ जर्मन कंपनी जिसने कि द नोड्स की कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल है, वो उन्होंने 2003 में बना लिए थे। और उनके पास यूएसए और यूरोपियन यूनियन की का पेटेंट था। हम्म,
तो actually every blockchain company was in infringement of their patent, if you see it like that. हुँ, तो दैट्स जहां से यहाँ से ब्लॉकचेन की जो जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू हुई। उसके बाद सब जो ब्लॉकचेन के साथ रिलेटेड डिजिटल एसेट्स हैं, बिटकॉइन, हुँ, इथेरियम, उनके बारे में पढ़ाई शुरू हुई, देखना, रिसर्च करना। इट वाज अर्ली डेज। सो जब 2017-18 में जो आईसीओ बूम आया, आई वेरी क्लोजली वॉच दैट कि भाई हुँ, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कई प्रोजेक्ट आए, फेल हो गए, कई प्रोजेक्ट में लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे खोए, कई प्रोजेक्ट ईओएस जैसे थे व्हिच डिड देयर आईसीओ एट 4 बिलियन। हुँ, So it was very interesting space, and I followed it dedicatedly. So I was dedicated to follow it. बहुत लोगों से मिले, और 2018-19 के आते आते जब वो आईसीयू बबल एक बार बर्स्ट हुआ और थिंग्स स्टार्टेड टू, उसका बेयर मार्केट कह सकते हैं, थिंग्स स्टार्टेड टू सेटल डाउन, और ये अंदेशा शुरू हुआ कि सिर्फ सॉलिड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, they have a long life in this web 3.0 world. फिर जो हमारी टेक्निकल टीम थी, जो अलग अलग उस टाइम पे सॉल्यूशंस हम आईटी में बना रहे थे, नॉट नॉट इन द ब्लॉकचेन स्पेस, कन्वेंशनल आईटी पार्ट में, तो हमारे को डाटाबेस जो सिस्टम है उस पर हमेशा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो सेंट्रलाइज डाटाबेस है हुँ, विच इज़ वेरी प्रोन टू हैक्स, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा इशू है। हुँ, तो वहाँ से एक्चुअली टेक्निकल टीम और जो जो मेरे को फाउंडर हैं, सीटीओ हैं ईवान, उनकी तरफ से ये आइडिया था कि वी हैव टू डू समथिंग इन द डिसेंट्रलाइज पार्ट, कि जो ये डाटाबेसेस हैं इनका जो सिक्योरिटी का इशू है इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो वहाँ से जो हमारा हुँ, प्रोजेक्ट है उसकी नींव रखी गई और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। हुँ, उसके बाद उन दिनों में एक और प्रोजेक्ट आया, बिग चेन डीबी, हुँ, जो कि जो वन ऑफ द बिग, जो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज डाटाबेस है, मोंगो डीबी, उसकी डॉटर कंपनी थी। हुँ, तो वो वही करना चाह रहे थे जिस जिस प्रॉब्लम को हम देख रहे थे कि कोई सॉल्यूशन आए। तो हमने बड़े केयरफुली उनको भी मॉनिटर किया। फिर उस टाइम तक जो ब्लॉकचेन स्टोरेज प्रोजेक्ट्स थे, जैसे फाइलकॉइन, वो आ चुके थे। उन्होंने बड़ा ही नया रेवोल्यूशनरी आईपीएफएस जो स्टोरेज सिस्टम है वो ले आए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं एक के बाद एक, इट ऑल लेड टू द पॉइंट, वी डिड अ वेरी इंटेंसिव रिसर्च। तो पहला 2019 18 से शुरू होकर 2019 तक सिर्फ रिसर्च चली कि इंडस्ट्री किस साइड जा रही है, कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हुँ, हैं जो इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, हुँ, और कौन नजदीक है जो इसको सोल्व कर सकता है। हुँ, तो उस रिसर्च से बहुत ज्यादा मटेरियल और बहुत ज्यादा चीजें हमारी क्लियर हुई कि इस दिशा में हमारे को जाना चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम है, नोबडी इज एड्रेसिंग दिस। वहां से हुँ, शुरुआत हुई। ओके। तो नवीन भाई मेरे को सबसे पहले ना ये शुरू, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ये समझना। आपने शुरू में जब मैं ये वीडियो की शुरुआत कर रहा था तो आपने सुना होगा कि मैंने ये बोला कि जो वेब3 का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो सेंट्रलाइज इंफ्रा, जो वेब3 का पूरा ये दुनिया आप कह रहे हो ना कि वेब3 का पूरा ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, वेब3 के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये डेवलप जो हो रहे हैं इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है, वो तो सारा का सारा अभी भी सेंट्रलाइज है। चाहे हम डोमेन नेम्स ले लें, चाहे हम जो सर्वर से जो डेटा फेच हो रहा है वो भी सेंट्रलाइज है, चाहे डेटाबेस को भी अगर ले लो वो भी फेच हो रहा है, वो भी सेंट्रलाइज है। तो कहीं न कहीं जब इतनी सेंट्रलाइज आज भी, इसका मतलब हम पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते हम अपने आप को डीकपल कर लिया हमने सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है अभी भी वेब3 के इंफ्रास्ट्रक्चर की? और इसी चीज़ ने आपको कहीं न कहीं इंस्पायर किया कि यार, कि हम कहने को डिसेंट्रलाइजेशन की बातें कर रहे हैं लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ पे जरूरी है चीजें जिनको डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है, वो अभी तक नहीं हो रही, इसीलिए आपको ये मोटिवेशन मिली है करने की? जी, सबसे फंडामेंटल जो इशू है वो यही है जो आपने बताया, काशिफ भाई। हम्म, क्योंकि अगर आप देखिए, ठीक है, मैं तो अभी ये कहूंगा कि हम वेब 3.0 की शुरुआती दिनों में हैं, हाँ, तो इट्स नॉट लेट। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कितने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स हैं, हम्म, जितने भी अभी
लेयर 1 है, लेयर 2 है, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस उन लेयर्स पे बन रही हैं, वो हम्म, सब सेंट्रलाइज डाटाबेस यूज कर रहे हैं। और हम्म। इफ यू सी द अब मैं यहाँ अदर, आपको जी, रोकूंगा कि एक बार अगर आप व्यूअर्स को ये बता दें कि डेटाबेस होता क्या है, मतलब किसी को सपोज यही नहीं पता अभी तक, क्योंकि काफी सारे ऑडियंस में ऐसे भी लोग होते हैं, डेटाबेस का मतलब क्या है? तो जितना आपके पास डेटा है, हम्म, उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम्म, आप किसी जगह फाइल या स्टोर करते हैं, ताकि जब भी आपको उस डेटा की जरूरत हो। बहुत सारी हम्म। एप्लीकेशन, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन आप लीजिए, आपके फोन में जो एप्लीकेशन है, अगर आप यूज करेंगे, जैसे आप हाँ, खोलेंगे, जो तो वो फेसबुक है सर्वर जैसे से डाटा, हाँ, वो जैसे सर्वर से फेसबुक है। डाटा फेच करती है। हम्म, हम्म, वो सारा डाटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पे है, हम्म। लेकिन वो डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। मतलब ठीक अगर, है। तो वो स्ट्रक्चर जो है, विच दैट स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम डेटाबेस सिस्टम। हम्म। तो आप डेटा को किस तरीके से लयबद्ध करते हैं, वो डेटाबेस सिस्टम है। फिर उस ओके। डेटाबेस के आगे अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपका डेटाबेस आपके डेटा के साथ क्या क्या करने की आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम कुछ देता है। रिस्ट्रिक्टेड हैं कि भाई आप सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ और कुछ नहीं कर सकते। कुछ एडिट नहीं इतने कर सकते। एडवांस हैं कि आप डाटा माइनिंग तक कर सकते हैं, डाटा से ट्रेंड्स निकाल सकते हैं। और हम्म, अगर आप देखिए पूरी वेब 2.0 और हम्म, वेब 3.0, सब कुछ ही बेस्ड डाटा पे है। एवरीथिंग इज डाटा। हम्म, ब्लॉकचेन इज ब्लॉक्स ऑफ डाटा। हम्म, Facebook has nothing than data. हम्म, TikTok is accumulating a lot of data. हम्म, WhatsApp is free, but it is taking all your data. हम्म, तो ये सारा वेब 2.0 का सीधा सा मोटिव ये है कि बिग टेक जायंट्स आपको हम्म, कोई सॉल्यूशन या कोई एप्लीकेशन दे रही हैं जो आपके जीवन को सरल बना रहा है, हम्म, लेकिन उसकी एवज में वो आपको फ्री दे रहे हैं। आपका सारा डाटा, आप किस टाइम उठते हो, किसके साथ चैट करते हो, कितनी देर आप ऑनलाइन रहते हो, हम्म, किस टाइप की वीडियोस आप देखते हो, किस टाइप के फ्रेंड्स आपके हैं, वो सारा डाटा वो लेके, और बड़ी कंज्यूमर की जो कंपनीज हैं, उस डाटा को प्रोसेस करके और जिसको जो डाटा चाहिए वो उनको बेचते हैं। वो उनका रेवेन्यू स्ट्रीम है। हम्म, तो वेब 2.0 का मतलब है कि हमारा सारा डाटा जो हम्म, बड़ी टेक जायंट्स हैं उनके हाथ में है, हम्म, जो कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है क्योंकि वो हमारे को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जो हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेब 3.0 का सारा जो आधार है वो इसी पे है हम्म, कि जो हम्म, डाटा है वो एंड कस्टमर को बिलोंग होना चाहिए। वो कोई, हम्म, अगर एंड कस्टमर चाहे तो ही कैन शेयर और शी कैन शेयर देयर डाटा टू द टेक जायंट्स और हुएवर दे वांट। लेकिन अगर एंड कस्टमर नहीं चाहे तो वो डाटा, इवन की द यूज ऑफ इंटरनेट और द फुल इंटरनेट, ये किसी की जागीर ना हो। ये जो एंड यूजर है उसके कंट्रोल में हो, और उसको पता होना चाहिए कि मैं अपना डाटा अब यूज कर रहा हूँ, ये किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो फंडामेंटल डिफरेंस है वेब 2.0 और 3.0 में। और हम्म। इसके डाटाबेस के आधार पे ही ये सारा है। ओके। अमेजिंग। बहुत आपने ना यार सरल भाषा में बता दिया, मेरे को तो लिटिल समझ में आ गया। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझा देता हूँ इसको दो लाइन के अंदर। कि भाई का ये कहना है, नवीन भाई का, कि डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका, आप जैसे स्क्रीन के इस तरफ बैठे हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल के स्क्रीन के इस तरफ बैठे हो, आप इंटरैक्ट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन में आपका डेटा स्टोर्ड है, चाहे जैसे फेसबुक, ट्विटर, उबर या टिकटॉक, वहां पे आप अपने डेटा को फेच कर रहे हो कि कुछ डेटा आपको चाहिए, आपको पुरानी फोटो देखनी है, कुछ पुराना ट्वीट देखना है, आप वहां कुछ फिल्टर लगा रहे हो, अपने डेटा को हर वक्त फेच कर रहे हो, आपका सारा डेटा एक एक जगह स्टोर्ड है। तो वो जो एप्लीकेशन है और जो डेटा जहां पे स्टोर्ड है, उसके बीच का जो इंटरफेस है, वो डेटाबेस है, राइट? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। तो जो जी, इंटरफेस है बेसिकली आपका डेटा जो फेच कर करके, जैसी आपकी क्वेरी जा रही है, मतलब जैसे आप उसके अंदर डाल रहे हो अपनी क्वेरी, और वो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर क्वेरी डालते हो, और वो डेटा वो वहां से स्टोरेज से फेच करके आपके डेटा आपकी स्क्रीन पे ला के दे रहा है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट है। क्या मैं सही कह रहा हूँ नवीन भाई? जी, जी, जी। जैसे आप ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आप जब उसमें क्लिक करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो सारा डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी डाटा है कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें से आप चूज कर लीजिए। चूज कर वो लो। डाटाबेस का काम है, और उसके ठीक, पीछे सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं जहां ठीक है, आपका डाटा स्टोर होता है और प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अब इसको 1 मिनट को बहुत इंटरेस्टिंग, अब इन डिस्कशन इंटरेस्टिंग
चलेगी यहाँ से। अब आपको एक बारी बेस समझ में आ गया ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे लेवल पे। तो अब ये करंटली अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम में देखें, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में तो सब कुछ सेंट्रलाइज है। वो एप्लीकेशन भी सेंट्रलाइज्ड है, जो मैं यूज कर रहा हूँ ट्विटर। डेटाबेस जो जहां स्टोर हो रहा है, जैसे अमेजोन पे स्टोर हो रहा है, सपोज क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, तो सपोज अमेजोन के क्लाउड पे डेटा स्टोर हो रहा है। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट भी है, वो सपोज वो भी सेंट्रलाइज है। जैसे मोंगो डीबी आपने एक नाम लिया, एक डेटाबेस जी मैनेजमेंट है आज के डेट में। क्लेम वो भी करता है कि वो डिसेंट्रलाइज है, बट उसकी जहां से उस पे भी हम आएंगे टेक्निकली कि वो एक्चुअल में क्लेम करता है, बट है वो भी सेंट्रलाइज। ठीक है, तो मोंगो डीबी सेंट्रलाइज्ड है, आपकी एप्लीकेशन वो भी सेंट्रलाइज है, और जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो भी सेंट्रलाइज है। ये तो हो गया करंट इन्वायरमेंट वेब 2। वेब 3 के अंदर आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, आपका जहां डेटा स्टोर हो रहा है सपोज वो भी डिसेंट्रलाइज है। हम एक मिनट को आईपीएफएस पकड़ लेते हैं या फाइल कॉइन पकड़ लेते हैं। जी लेकिन जो बीच में आज भी डेटाबेस मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज है। तो वेब 3 के अंदर आपकी एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज है, आपका जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन आज भी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सोल्यूशन नहीं है जो डिसेंट्रलाइज हो। क्या मैं सही कह रहा हूं नवीन भाई? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कासिम भाई। तो आप बेसिकली पहली बार एक ऐसे सोल्यूशन पे काम कर रहे हो जो आप इनोवेट कर रहे हो। वो बेसिकली आप इनोवेट कर रहे हो कि आप उस डेटाबेस मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो जो अभी तक नहीं हुआ है। क्या यही आपका क्लेम है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये कैसे आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप हाउ यू आर डूइंग इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, बिकॉज डिसेंट्रलाइज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सोल्यूशन को ब्लॉकचेन पे होना जरूरी है, राइट? अगर जी आप इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन बिना ब्लॉकचेन के तो पॉसिबल है नहीं। तो आप जी इसको कैसे इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हो? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट एंड हाउ यू आर डूइंग इट, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। जी तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हम्म। तो जब ये मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया बिग चेन डीबी का, जिन्होंने ये कोशिश की जो हम कर रहे हैं। हम्म। अब उन्होंने क्या किया, अब एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, देयर इज दैट्स वन पार्ट। अब वो डेटा जैसे आपने समझाया, वो डेटा कहीं स्टोर होना, दैट्स डिफरेंट पार्ट। और उन दोनों के हाँ। बीच में जो जो ब्रिजिंग है, जो समन्वय है, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सेंट्रलाइज जो डेटाबेस हैं उनके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। स्पीड ले लो, हम्म। सेंट्रलाइज। अब आप मेटावर्स फॉर एग्जांपल, हाँ। मेटावर्स इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड, हम्म। क्योंकि वो बड़े हैवी ग्राफिक्स हैं, और वो सेंट्रलाइज सर्वर के तहत ही अभी तक यू कैन डू दैट। पुटिंग ऑन हम्म। ब्लॉकचेन, इट विल मेक अ लैप्स विद इन द मेटावर्स। तो अगर आप मेटावर्स के अंदर विचरण कर रहे हैं या अलग अलग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो वो टाइम लैप्स आ जाएगा। हाँ। ठीक है, वो एक एडवांटेज है जो सेंट्रलाइज सिस्टम से है। लेकिन जो हम्म। डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा है। हम्म। सिक्योरिटी, ठीक हम्म। है, डाटा ब्रीच, हम्म। द ठीक है। ओनरशिप ऑफ द डेटा। हम्म। हमारे पास कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ टेक जायंट्स के हैं। हम्म। तो जब डाटाबेस सिस्टम आपने बना लिया, उसके बाद आपको उसको ब्लॉकचेन पे रखना है। अब हम्म। ऐसा, हमने पहले जब रिसर्च की तो ऐसा ब्लॉकचेन ढूंढने की कोशिश की जो कंपेटेबल हो इस डाटाबेस की रिक्वायरमेंट्स के लिए, हम्म। कि जिसमें आप फ्रेमवर्क भी यूज करो जो यूजर्स के लिए बड़ा सिंपल हो, सेम हो, जो सेंट्रलाइज की तरह हो। फिर उस फ्रेमवर्क के अंदर आप डाटा रखते हो तो ब्लॉकचेन आपको हम्म। स्पीड भी प्रोवाइड करे। हम्म। फिर ब्लॉकचेन के अंदर स्केलेबिलिटी का जो इशू है, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो ब्लॉक्स हैं, और जो डाटा अगर आप डालोगे अलग अलग तरह का, तो ब्लॉकचेन कैन गो वेरी बिग। हम्म। वो बड़ा वो बिग हो गया तो उसमें फिर स्पीड का इशू आएगा। फिर हाँ। स्केलेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर नोड्स की दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हार्डवेयर और वट एवर यू नीड टू हम्म। बिकम नोड्स विल गो ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग द रिसर्च। तो हमने कोई जल्दी नहीं की कि हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग, व्हाट आर द गैप्स देयर, और वो क्यों नहीं फिल हो रहे।
तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गैप था, जो बिग चेन डीबी का जो प्रोजेक्ट था, उसमें ये था कि उन्होंने अपने थर्ड पार्टी एक ब्लॉकचेन टेंडरमिंट प्रोटोकॉल यूज किया और उसके बेस पे अपना जो उसके ऊपर अपना डाटाबेस सिस्टम जो है उसको बिठाने की कोशिश की। अब जो ब्लॉकचेन था, वो ब्लॉकचेन इस तरीके से बनाया नहीं गया था कि जो डाटा की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सस्टेन कर सके। तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो वहां से अभी हमें एक और बहुत अच्छी बात सीखने की मिली मिली कि हमें तो बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे बेस से शुरू करना पड़ेगा। तो बेस क्या है कि वी हैव टू बिल्ड आवर ओन लेयर वन ब्लॉकचेन, जो स्क्रैच से बनाना, जिसका मेन फोकस यही है कि इट हुँ, कैन प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर अ डाटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन। हम जितने एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन्स हैं उसमें आपने अभी फाइल कॉइन का नाम लिया, और तीन चार जो ब्लॉक चेन्स हैं विच दे से दे आर डाटा स्टोरिंग, वो डाटा स्टोरिंग के लिए ठीक है। और दूसरा फाइल कॉइन जो है वो इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम, आईपीएफएस जो सिस्टम है, जो वो लेके आए थे, विच वाज आल्सो द रीजन कि दे गॉट सो सक्सेसफुल। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सॉल्यूशन दैट टाइम। लेकिन वो आउटडेटेड हो गया क्योंकि वो भी पार्शली डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन है। हुँ, तो वो एक्चुअली डेटा को एक सेंट्रलाइज सर्वर में रखते हैं और उसको हैश ब्लॉकचेन के थ्रू करते हैं। आपका पूरा डेटा या पूरी फाइल्स आपकी ब्लॉकचेन पे नहीं है, जो कि उस टाइम पे ठीक था। 3 4 5 साल पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थी ब्लॉकचेन में, और अब भी हैं कि किस टाइप का डाटा आप ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हो और उस डेटा के साथ आप बाद में क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो उसको सोल्व करने के लिए हमने स्टेप वन से शुरू किया। सो हुँ, वी बिल्ड आवर ओन लेयर वन ब्लॉकचेन, हुँ, which is only one aim, only one motive, to solve the decentralization of data in a हुँ, dynamic way, not the storing of the data. Storing of the data जो है, जो आप डाटा को स्टोर करते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम का शायद 25 या 30% हिस्सा है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन वो बिल्कुल एक बेसिक हिस्सा है। स्टोरिंग ऑफ द डाटा, how do you store it? Now, what do you do with the data? Can a हुँ, database management system based on your blockchain uh, provide the same amount of facilities and functionality which centralized can provide? वो सारी चीजें जो हैं हुँ, उसमें बहुत challenges आए, because it was never been done before। और उसमें काफी हमारा टाइम और रिसोर्सेज लगे। थैंकफुली जो हमारी टेक्निकल टीम है वो, इट्स अ वेरी सॉलिड टेक्निकल टीम, सर्बिया बेस्ड है। हुँ, और सर्बिया इज वन ऑफ अ वेरी, इवन इन ब्लॉकचेन, वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कंट्री। आपका सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो, इन सब की कोर टीम वाज सर्बियन। So Serbia is in Europe at least number one in when it comes to the blockchain technologies. और हमारे जो co-founder और CTO हैं इवान, he is Serbian, so we have a हुँ, full in-house technical team जो Serbian based है। हुँ, हुँ, तो वो एक बड़ी अच्छी टीम जो कि constantly grow कर रही है। We started with 6 guys and now we are about 35 people in the technical team. हुँ, उस उस टीम की इनोवेशन, मतलब मैं उस टीम को ही पूरा क्रेडिट दूंगा कि दे came up with the solutions, or they created a new way to process the data or to work with data and have a हुँ, first decentralized database system based on their own blockchain. राइट। मैं एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ मिली मेरे को, जैसे मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ही की वेबसाइट है। इसके अंदर आप ये देख पा रहे होंगे, आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि जो जी। इस समय जो सबसे बड़े जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, आइनरी तो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन अगर हम देखें तो बिग चेन डीबी और शॉपिफाई डीबी, राइट? Chainify। चेनिफाई, सॉरी, चेनिफाई जी। डीबी एंड मोडेक्स, ये ऑलरेडी जो सिस्टम्स हैं, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है। तो अगर आप देखें तो सबसे, जैसे बिग चेन है, ये पावर्ड बाय मोंगोडीबी है, ये पावर्ड प्रोवाइड ब्लॉकचेन लेयर, प्रोवाइड ब्लॉकचेन लेयर, लेकिन ये पावर्ड बाय आइनरी ब्लॉकचेन है। ये डिफरेंस समझा सकते हैं क्या बाकी इन सब में और आइनरी में? तो सिस्टम का डिफरेंस यही है कासिफ भाई, कि बिग चेन डीबी जो है वो
उन्होंने जो MongoDB तो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम है, उन्होंने हम्म, एक डॉटर कंपनी बनाई जिन्होंने बिग चेन डीबी, और बिग चेन डीबी ने एक थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन चूज किया हम्म, अपना जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए। अब क्या हम्म, होता है कि जब एक ब्लॉकचेन, हर ब्लॉकचेन की एक यूटिलिटी है, ठीक है, जितना हम्म, अगर आप जितने लेयर 1 या लेयर 0 आप देखेंगे, हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम इज एड्रेसिंग वन हम्म, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हम्म, तो जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। इथेरियम हम्म, की गैस फीस बड़ी हाई थी, ट्रांजैक्शन रेट स्लो थी, तो पॉलीगॉन केम, ठीक है, which is layer हम्म, 2 on Ethereum. Same time Solana came, which is again layer 1, which is giving many other solutions, हम्म, maybe in the NFT world and stuff. तो हर blockchain they they searched for a problem and they tried to solve it. हम्म, हम्म, ऐसे ही जो बिग चेन डीबी है, उन्होंने जो ब्लॉकचेन चूज किया, उस ब्लॉकचेन की यूटिलिटी डाटा की थी ही नहीं, हम्म, तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है फिजल आउट हो गया। उसके बाद जो चेनीफाई और जो है ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऐसे हैं जिनको आप लेयर 2 कह सकते हैं, या सिर्फ हम्म, डाटाबेस पे फोकस्ड है, और इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि दे कैन नॉट गो आउटर देन द फंक्शनलिटी ऑफ द ब्लॉकचेन, क्योंकि बेस लेयर तो ब्लॉकचेन की है। हम्म, तो इसी वजह से ये बड़े लिमिटेड हैं। अगर आप उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस में देखोगे कि बहुत चीजें ये नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं, उसका हम्म, रीजन इसीलिए है क्योंकि आइनरी का अपना इकोसिस्टम है। तो यहाँ दो प्रोजेक्ट, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स इन वन। देयर इज आइनरी हम्म, ब्लॉकचेन which will provide a fundamental layer to all, it's a public blockchain to all the techies and everyone around in the whole world. और हमारा ये मानना है कि आने वाले 2 साल में there will be many more much better solutions in different parts of the data world which will come and they will build on our blockchain, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है उसकी जो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ब्रॉड है हम्म, विद इन डेटा। तो हम ये ना क्लेम करते और ना ही हमारे ब्लॉकचेन का पर्पस हम्म, टू compete or go in existing layer ones. We are in a very niche market and we are the only one who's working in the data market, and we want to completely be in the data part because there are so many problems to be solved in the data part and हम्म, there are so many challenges, और कोई ऐसा ब्लॉकचेन है नहीं जो उन सब चैलेंजेस और उन लिमिटेशंस को अभी तक एड्रेस कर चुका है। तो हम पहले हम्म, ब्लॉकचेन इस स्पेस में है which are trying to address different problems, which all the techies programming world और जितने भी जो भी कोई किसी टाइप की एप्लीकेशन बना रहा है या हम्म, इवन की हम्म, एक्सचेंजेस हैं या लॉट ऑफ थिंग्स विच आर यूजिंग सेंट्रलाइज्ड डीबी, वो हमारा डीबी भी यूज करें, और टेक्निकल जो वर्ल्ड है वो हमारा इकोसिस्टम भी यूज करे टू हम्म। बिल्ड many other layers or different database systems after once we have launched. So the future is very bright. It's just as bright as the bright brains outside. और एक बार आप उनको इकोसिस्टम दे देते हो, तो आई थिंक देयर विल बी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच विल बी कमिंग एंड बिल्डिंग ऑन आइनरी इकोसिस्टम। नवीन भाई एक बात बताओ, काफी सारे लोगों का ना, क्योंकि अभी हमने ये देखा पीछे, लेयर वन के अंदर ना बनाना आसान तो है नहीं, और काफी सारे यूजर भी जो हमारे देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि लेयर वन के अंदर ऑलरेडी जैसे जो क्लेम्स होते हैं, वो क्लेम जैसे सोलान जैसे कुछ एक्सचेंजेस, जो कुछ लेयर वन है जिनकी आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो डीडोस अटैक हो रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कुछ लेयर वंस का, लेकिन वो ख्वाब बड़े थे, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाए, या उनकी वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली। तो हम ये मानते हैं कि हर ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन ये सॉल्व करने की कोशिश करती है कि ब्लॉकचेन का ट्रायलेमा, कि वो सिक्योरिटी को भी सॉल्व करना चाहती है, स्केलेबिलिटी को भी सॉल्व करना चाहती है, वो डिसेंट्रलाइजेशन को, तीनों को एक साथ सॉल्व करना चाहती है। और इस सॉल्व करने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट फिर भी छूट जाता है। अगर मुझे आपसे ये सवाल पूछना हो कि दो चीजों पे, कि स्केलेबिलिटी तो चलो मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, जहां तक की स्पीड की बात है, लेकिन सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को आपने कैसे इंश्योर किया? आप कितना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हमारी जो ब्लॉकचेन जब फ्यूचर में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी डिसेंट्रलाइज है, शुरू से हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी ये सर्वोपरि है, क्योंकि अल्टीमेटली नवीन भाई, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सोल्यूशन
इसी लेयर 1 पे डिपेंडेंट होगा। तो लेयर 1 आपकी जो मुझे समझ में आ रहा है, वो बेस है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन के, और डेटाबेस मैनेजमेंट आप लोगों के डेटा का इंटरफेस होने वाले हो वेब 3 के। जी। तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि आपकी जो लेयर 1 है वो आपका बेस ना हिले, कि कहीं बेस हिल गया तो डीबी आपका सॉल्यूशन तो वैसे ही हिल जाएगा ऑटोमेटिकली। जी, तो जैसे आपने बताया काशिफ भाई, सारा ट्रिलेमा ही पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का हुँ, ये है और डिसेंट्रलाइजेशन का, हुँ, कि इन ये जो 3 उसकी चोटियाँ हैं, इनको एक सेम टाइम पे आप एड्रेस कर सकें। हुँ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सिक्योरिटी, हुँ, हुँ, जो कि ब्लॉकचेन का, अगर आप डाटा को कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज रखते हो, ठीक हुँ, है, और जो नोड्स का कंसेंसस मैकेनिज्म है उसको प्रूफ ऑफ वर्क ना रख के प्रूफ ऑफ स्टेक, लेकिन ऑन अ वेरी हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी रखते हो, तो हुँ, किसी हद तक सिक्योरिटी की जो आप प्रॉब्लम है एज कंपैरिजन टू हुँ, सेंट्रलाइज जो सर्वर जो डेटाबेस हैं, उससे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप देखिए मोंगो डीबी जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन सीक्वल बेस्ड डेटाबेस है, 47% ऑफ दोज डेटाबेस आर हैक्ड। हुँ, तो every second one is getting hacked and it's 240 million downloads per year MongoDB जो होते हैं, ओपन सोर्स है और एवरीबडी यूजेस इट। तो उससे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन इज मच मोर सिक्योर। यहाँ हमने क्या यूज किया है कि हमने कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है। तो अगेन दैट कम्स विद अ चॉइस कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू कैन एक्चुअली केटर टू। तो हुँ, आइनरी ब्लॉकचेन ओनली वर्क्स विद मेटा डाटा। तो हम सिर्फ मेटा और माइक्रो डाटा पे काम करते हैं। अब मेटा डाटा के बारे में अगर थोड़ी सी आपको, मुझे पता आप पूछेंगे ये सवाल, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि एक एनएफटी का एग्जांपल ले लीजिए। अब हाँ, एनएफटी का जो इंटरफेस है वो जेपेग है या पीडीएफ है, वो एक हुँ, एक फोटो है, एक विजुअल थिंग है, लेकिन उसके पीछे एक एक अ, कुछ 12 15 17 18 20 25 नंबर का एक कोड है। वो हाँ, मेटा डाटा, वो हुँ, बेस है उस एनएफटी का या किसी भी डाटा का। तो अगर आपके पास मेटा डाटा है, यू कैन ऑलवेज रिट्रीव द विजुअल पार्ट। अगर आपके पास सिर्फ विजुअल पार्ट है जो आपकी जेपेग है, तो आपके पास एनएफटी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक फोटो है। तो अब हुँ, मेटा डाटा से क्या होता है, मेटा डाटा से बहुत, अगर आप सिर्फ मेटा डाटा, हम कोई फाइल, जो फाइल हुँ, कॉइन कर रहा है पीडीएफ फाइल्स, हम अभी इस टाइम, दैट्स आवर सेकंड पार्ट, अभी हम इस टाइम किसी फाइल को ब्लॉकचेन पे स्टोर के लिए तैयार नहीं है, हुँ, क्योंकि वो जो आप जो कह रहे हैं वो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके बाद स्पीड और स्केलेबिलिटी दोनों की प्रॉब्लम्स को शुरुआत वहां से होती है। तो ये हमारी टीम को काफी टाइम के और रिसर्च के बाद ये पता लगा, और जिस चीज पर उन्होंने फोकस किया वो मेटा डाटा पे। अब मेटा डाटा में आप 1 मेगाबिट्स में 500 से लेकर और 1000 फाइल्स तक सेव कर सकते हैं। उसकी जो स्पीड है वो हुँ, फास्ट हो जाती है, और जो वो सारी फाइल कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होके आपके हजारों नोड्स पे सेव होती है, तो जो डाटा है वो प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज है एज कंपैरिजन टू आईपीएफएस सिस्टम। ये डाटा की स्पेस में दिस इज अ वेरी न्यू थिंग विच वी हैव ब्रॉट, और ओह! इसके ऊपर। समझ गया। बड़े इंटरेस्टिंग आपने वो पॉइंट बता दिया। बेसिकली क्या है, सॉरी आपको यहाँ रोक रहा हूँ, या ये व्यूअर्स अगर ये इस बात को समझ लें, इस बात की इंपॉर्टेंस, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि डेटा है, डेटा आपका कहीं स्टोर्ड है, उस डेटा का मेटा मेटा डेटा होता है। तो मेटा डेटा बेसिकली एक जैसे पिक्चर है, उस पिक्चर का टाइम, डेट, उस पिक्चर को किसने बनाया, कौन सी जगह पे बनाया, क्या तकनीक यूज हुई। एक पिक्चर काफी कुछ होती है, एक पिक्चर से पिक्चर नहीं होती, उसके पीछे उसकी डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल जो होती है वो मेटा डेटा होता है, राइट। तो डेटा आपकी वो पिक्चर है, लेकिन जो मेटा डेटा है वो उस पिक्चर को डिफाइन करती है, ठीक है। उस मेटा डेटा को हैश करके वो जो उसको आपने हैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा है उसको आप रैंडम हैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप उसको एल्गोरिथम के थ्रू। हैश का मतलब होता है कि वो जो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, देखे होंगे आपने ना। तो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट के अंदर आप वो कन्वर्ट कर देते हो। वो जो हैश है, उस हैश को जो आइनरी की जो नोड्स हैं वहां पे, उस जो ब्लॉक्स हैं उसमें आपने स्टोर कर दिया।
और वो जो ब्लॉक्स हैं, जब एक बारी उसमें स्टोर हो गया आइनरी की ब्लॉकचेन में, तो वो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स है वो म्यूटेबल है, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वो ब्लॉकचेन है और वो उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है। और जो वो ब्लॉक्स हैं उसकी कॉपी हजारों नोड्स के पास है। तो अगर एक नोड या दूसरी नोड या तीसरी नोड या 20 नोड 50 नोड भी अगर डाउन हो गई, बंद हो गई, एक भी नोड अगर आइनरी की बची रही, तो आपका जो मेटा डेटा है वो फेच हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और अब मैं जी। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा एग्जांपल के लिए, ताकि दर्शकों को समझ में आए। जैसे आपका डाटा सेंट्रलाइज क्लाउड पे है, आई आई हम्म। क्लाउड पे आप लगाइए, हमारे हम्म। सबके आईफोन के, तो हर महीने आपको सब्सक्रिप्शन फीस आई क्लाउड की देनी देनी पड़ती पड़ती है। अगर आप नहीं है। देते हैं तो वो डाटा थोड़े दिन के बाद आपका हम्म। नल एंड वाइड। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। जो आपने हम्म। इम्यूटेबिलिटी जो वर्ड आपने यूज किया, तो हम्म। एक बार अगर डेटा वहां स्टोर हो गया, वो हम्म। फिर आप दोबारा उस बात पे बाद में आएंगे कि उसकी यूटिलिटी और उसका जो जो नेटिव टोकन है उसके थ्रू, जो एक बार अगर वो सेव हो गया, तो वो डाटा हमेशा के लिए, जब तक ब्लॉकचेन हम्म। लाइव है या दो नोड्स भी लाइव हैं 15 साल 20 साल बाद, वो डाटा हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल है, एज हम्म। लॉन्ग एज आपके पास आपकी प्राइवेट की हो। प्राइवेट की और है, वो हाँ। प्राइवेट की जो है वही आपकी सिक्योरिटी लेयर है। तो कोई भी दुनिया में आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ, मैं व्यूअर्स को एक और एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, जैसे जो नेक्स्ट, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो इंटरऑपरेबल है कि नहीं। सपोज अगर, क्या आप समझ रहे हैं, मेटावर्सेस अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे बन रही हैं नवीन भाई। भाई जी कोई सोलाना पे बन रहा है, पॉलीगॉन पे बन रहा है, इथेरियम पे एक मेटावर्स बन रहा है, अलग अलग जगह पे लोग अपने डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे। अब मोंगो डीबी जो है वो तो वो न्यूट्रल है, कोई भी यूज कर सकता है, राइट? तो आपके डेटाबेस को भी कोई भी यूज कर सकता है, इंटरऑपरेबल है, क्योंकि इस वेबसाइट की इस डिजाइन से ऐसा लग रहा है कि आप ये प्रूफ बताना चाह रहे हो कि ये इंटरऑपरेबल होगा। जी। तो जो सबसे यूनिक पॉइंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, वो ये हम्म। होगा कि जितने भी लोग अभी जो सेंट्रलाइज डाटाबेस यूज कर रहे हैं इन हम्म। डिसेंट्रलाइज स्पेस, तो अब जैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, इवन हम्म। के डिसेंट्रलाइज हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं जिनको हम डेक्स कहते हैं, वो भी सब सेंट्रलाइज डाटाबेस इस टाइम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो उन सब को कैटर करने के लिए, उन सब को एक हम्म। टूल देने के लिए, जो ताकि वो ब्लॉकचेन पे आ सकें और डिसेंट्रलाइज डाटाबेस का फायदा उठा सकें, हमारे आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको अब जिसको हमने काफी हद तक वो कर लिया कि हर डेवलपर और हर एप्लीकेशन एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है। हम्म। उसमें सी प्लस प्लस है, नोड जेएस है, पाइथन है, पीएचपी है। तो उन सब की लाइब्रेरीज जो हैं, ताकि आप डाटाबेस सिस्टम को बड़ा हम्म। इजीली, एग्जिस्टिंग जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, वो ऐसे के ऐसे एक डिसेंट्रलाइज डाटाबेस पे माइग्रेट हो सके, वो हमने जो है पूरा कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो हम कर रहे हैं कि अलग अलग ब्लॉकचेन पे जो अलग अलग आपने बताया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो बन रही हैं, वो एनएफटी मार्केट प्लेस है या वो जो भी है, वो हर ब्लॉकचेन की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम्म। तो कई ब्लॉकचेन सॉलिडिटी में है, कोई रस्ट में है, कोई किसी और में है। तो उन सब को क्रॉस चेन की पॉसिबिलिटी देने के लिए हमारे को सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एड्रेस करते हुए उस सॉल्यूशन को हर एक लैंग्वेज के कंपेटेबल बनाना पड़ रहा है। उससे क्या होगा कि एक आइनरी ब्लॉकचेन और आइनरी डीबी जो है, जितने भी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स हैं और उन ब्लॉकचेन्स पे बनी हुई जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, हम्म। उन सब वाइनरी डीबी का टूल यूज कर सकते हैं विदाउट स्टार्ट टू डू द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो दे कैन एक्चुअली ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट विदाउट अ हिच। वो हमारा ओह। मेन गोल है। गॉट इट, गॉट इट। तो आप ये कह रहे हो कि कोई सेंट्रलाइज ऐप है उसके लिए भी आप आसान कर रहे हो कि वो अगर मोंगोडीबी से अपने डेटाबेस मैनेजमेंट को शिफ्ट करना चाहती है तो वो जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन, कॉपी पेस्ट मॉड्यूल की तरह आप इसको कर जी रहे हो कि वो ऐसे कर सकती है। आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज है। तीसरी चीज, आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो जो पावर फेच कर रहा है, सिक्योरिटी जो फेच कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन जो फेच कर रहा है वो आइनरी ब्लॉकचेन से फेच कर रहा है। आइनरी ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है और
उसको आप इंश्योर कर रहे हो कि उसकी जो सिक्योरिटी और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बनी रहे। आपके दिमाग में किसी भी पॉइंट पे ये थॉट नहीं आया कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है मैं इसको इथेरियम पे बना लूं या पॉलीगॉन पे बना लूं या लेयर 2 पे बना लूं, अपनी लेयर 1 को चलाने से अच्छा है ना कि मैं किसी और ब्लॉकचेन पे बना लूं? क्या दूसरी ब्लॉकचेन्स पे आपको हिच था करने में, या व्हाई यू ओनली ऑप्टेड फॉर योर ओन ब्लॉकचेन? नहीं, हिच नहीं था। पहले तो हम्म शुरुआत में तो प्लान यही था प्रोजेक्ट का जो आपने बताया, हम्म हम्म। कि किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। हाँ। उससे यू सेव अ लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ मनी एंड लॉट हम्म ऑफ टाइम। हम्म लेकिन दिक्कत ये आई, जो सेम दिक्कत मोंगोडीबी की डॉटर कंपनी बिग चेन डीबी पे आई, दिक्कत ये आई कि हर ब्लॉकचेन जो इथेरियम है, इथेरियम इज हम्म गवर्न्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन सॉलिडिटी। हम्म ठीक है, स्पीड स्लो है, ट्रांजैक्शन रेट वेरी हाई है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट इथेरियम पे आप नहीं बना सकते। और ऐसे हम्म ही जितने भी एग्जिस्टिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, हमने एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑलमोस्ट 1 साल हमारा डीप रिसर्च में चला है, हम्म उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई है। तो हम्म हमने पहले बड़ी कोशिश की कि हमारे को इतना जो है हैंड्स ऑन बिल्कुल स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े। जो एग्जिस्टिंग वेब 3.0 का जो इकोसिस्टम है, उसके ऊपर ही एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन बना दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन आज नहीं है जो डेटा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो हम अभी कर रहे हैं उसको केटर कर सकता। तो इसलिए हमारे को ये, अब जैसे कोई घर बनता है, आपको पता ही है कि घर की पहले वो नींव खोदते हैं, फंडामेंट तैयार करते हैं, और उसके फंडामेंट के हम्म बाद आप सिर्फ उसको ये कर सकते हो श्योर कि ये 3 मंजिला इमारत होगी या 10 मंजिला होगी। वो फंडामेंट और जो नीचे का जो सिस्टम है वो बताता है कि आप कितने ऊपर जा सकते हो, राइट। तो राइट, यही हमारी बिल्कुल। प्रॉब्लम थी कि जो फंडामेंट जो है, जो हमारी नींव, जो 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 इकोसिस्टम की फंडामेंट, वो वेब 3.0 वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन था नहीं कि जिसके ऊपर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसेंट्रलाइज एप्स, टैक्स, हम्म इन सब को ऐसा टूल दे सकें जो कि यूटिलिटी में इन सब को जरूरत है, और ये आज कर रहे हैं। तो वो हमें, हमारे को अनफॉर्चुनेटली स्क्रैच से खुद बनाना पड़ा, और उसमें हमारा और तकरीबन 2.5 साल का टाइम लगा। क्योंकि जब बनाने लगे तो वो सेम द ट्रिलेमा थिंग केम एंड यू हैव टू एड्रेस ऑल द इश्यूज। और फिर देयर वाज टू टीम्स, देयर वाज वन टीम वाज वर्किंग ऑन डीबी और वन टीम वाज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। और बहुत इंपॉर्टेंट था उन दोनों में कोऑर्डिनेशन, कि डीबी की टीम कह रही है कि जी मुझे डीबी को सक्सेसफुल के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, और ब्लॉकचेन की टीम कह रही है कि जी यहाँ यहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, टू हाउ टू फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन बिटवीन दीज टू। तो वो पैरेलल काम चला है। हम्म लेकिन हमें स्क्रैच से लेयर 1 बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि कोई था नहीं और है नहीं अभी भी। राइट। लास्ट के एक फेज में हम लोग हैं डिस्कशन के, क्योंकि ब्लॉकचेन के बिना इंसेंटिवाइजेशन के तो चलता नहीं है। तो आपके जो ब्लॉकचेन है इसमें इंसेंटिव क्या है वैलिडेटर्स के लिए, इसमें टोकन का क्या रोल है? और क्योंकि हम सब जानते रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज एक ये डिबेट है कि जो ब्लॉकचेन्स हैं वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होती, तो उन्हें सिक्योरिटीज की तरह कहा जाता है। आपने कैसे इंश्योर किया है कि मेरे जो जो टोकनॉमिक्स हैं, जो मेरा इसका टोकन है उसकी रियल यूटिलिटी है, और आप उसको इंश्योर कर रहे हो कि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होगी, और इसकी यूटिलिटी क्या है? तो कैसे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हम्म हमारा जो टोकन है वो अलग अलग लीगल ओपिनियंस और उनकी वजह से, मैं सिर्फ आपको एक लेमन टर्म्स में समझाता हूँ, वो हम्म। प्योरली यूटिलिटी टोकन है। ओके। तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीटली गवर्न्ड बाय यूटिलिटी टोकन। ठीक है। आप शुरू से शुरुआत कीजिए नोड नोड से। आपको अगर मास्टर नोड बनना है तो आपको 50,000 टोकन स्टेक करने पड़ेंगे, विच इज योर मोरल एथिक्स गारंटी। अगर इफ यू ट्राई टू डू समथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ब्लॉकचेन, देन वी हैव योर सिक्योरिटी ऑफ 50,000 टोकन। उसके बाद अगर आपको बाइनरी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या एक सेकंड लेयर या थर्ड लेयर बनानी है, तो उसके एवज में आपको जितनी भी स्टोरेज स्पेस आपको ब्लॉकचेन पे चाहिएगी, वो इक्वली रिप्रेजेंटेड है टोकन के साथ। तो आपको एक एक लिमिटेड या अनलिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को यूज करने के लिए।
ठीक है, हुँ, सबसे पहले स्टोरेज के लिए। उसके बाद जैसे भी जब भी आप अपने डाटाबेस पे क्रूड फंक्शनलिटी जो क्रिएट हुँ, रीड अपडेट फंक्शनलिटी है वो रन करेंगे, या क्यूरी कोई रन करेंगे, या डाटा फेच, हर चीज जो इकोसिस्टम पे होगी आइनरी ब्लॉकचेन की, उसमें हुँ, आपकी जो गैस फीस जैसे आप कहते हैं वो टोकन के तहत ही, आइनरी टोकन के तहत ही इक्वल होगी। उसके हुँ, बाद जो भी बंदा आइनरी डाटाबेस को डाउनलोड करेगा, जैसे मोंगो डीबी आप डाउनलोड करते हैं, हुँ, तो मोंगो डीबी की जो मैंने आपको बताया 240 मिलियन डाउनलोड्स हैं पर ईयर। हुँ, MongoDB is open source, or InriDB will be open source, and Inri blockchain will be a public blockchain. It's a हुँ, completely public, decentralized. हम सिर्फ इसके स्टार्टर हैं। हमें लगता है आने वाले टाइम में विद द फंक्शनलिटी ऑफ डाओ, द मोटिव ये है कि जो प्रोजेक्ट है इट्स सेल्फ सस्टेनेबल लाइक द ब्लॉकचेन ऑफ बिटकॉइन। तो जब जब आप आइनरी ब्लॉकचेन यूज करेंगे, आइनरी डीबी को आप डाउनलोड करेंगे, तो मोंगो डीबी $57 आपको देने पड़ते हैं, कोई भी प्रोग्रामर जब मोंगो डीबी का डाटाबेस डाउनलोड करता है। ऐसे ही जब आप डीबीएम सिस्टम आइनरी का डाउनलोड करेंगे तो आपको $25 फीस देनी पड़ेगी। तो सेम फंक्शनलिटी लाइक मोंगो डीबी विद, लेकिन complete decentralization, security और द फुल बेनिफिट ऑफ वेब 3.0 डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड आपको $25 में मिलेगा। अब ये $25 का इक्विवेलेंट जो है, अगेन यू हैव टू यूज आइनरी टोकन टू गेट द डाटाबेस। ठीक है, उसके बाद ओके, जो एड ऑन फीचर्स यू विल, देयर आर मेनी हुँ, एड ऑन फीचर्स। अगर आप रिसर्च देखें तो 70% ऑफ द डाटाबेस डाउनलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, 70% यूजर्स बाय डिफरेंट एड ऑन्स टू मेक देयर लाइफ और मेक देयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग easier, they use add-ons। वो सारे add-ons, वो $1 से शुरू होकर $5 तक एक पर add-ons होगा, उसके लिए भी आपको अनरी टोकन यूज करना। तो पूरा इकोसिस्टम की जो इकोनॉमी है दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन अनरी टोकन। तो यूटिलिटी इज ह्यूज, इट्स कंप्लीट 100%, 200% यूटिलिटी टोकन। ओके, ऑलराइट। मैंने रिसेंटली बात करते-करते आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू द स्क्रीन, तो ये चीज़ मेरे को दिखी। साइमन मरे, द फाउंडर ऑफ जी ऑरेंज टेलीकॉम एंड एक्स चेयरमैन एंड ग्लेनकोर, जॉइन्स द बोर्ड ऑफ आइनरी एज़ चेयरमैन। तो ये थोड़ा-सा बताइए बिकॉज़ ही इज़ अ बिग नेम, साइमन मरे। मतलब ऑरेंज टेलीकॉम और इनका जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज़ अनमैचेबल। हाँ, तो साइमन इज अ वेरी रिकॉग्नाइजेबल फिगर इन द हुँ, बिजनेस वर्ल्ड। और साइमन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ही वाज अ स्पेशल ऑपरेशन सोल्जर फ्रेंच फॉरेन लीजन में। तो वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। 5 साल ही वाज इन द, इट्स कंसिडर्ड एज द टफेस्ट मिलिट्री यूनिट। और वहां से शुरू होके देन ही वाज अ ग्रुप सीईओ ऑफ हचकिंसन विम्पोआ। तो जितने भी दुनिया के सी पोर्ट्स हैं, साइमन वाज द मेन गाय हु वेंट थ्रू, कि उनको एक धागे में पिरो के। और 73% ऑफ पोर्ट्स दैट टाइम वाज रन एंड मैनेज बाय हचकिंसन अंडर साइमन। और उसी टाइम, सो साइमन इज अ विजनरी गाय, और दिस इज समथिंग विच वी नीड। एनीबडी हु इज विजनरी, हु वांट्स टू डू समथिंग। क्योंकि हम भी यहाँ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और विजन और आपका अगर फोर साइडनेस ना हो तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो साइमन क्या विजन उस टाइम था कि 300 मिलियन से साइमन ने ऑरेंज टेलीकॉम शुरू किया था, विच वाज देन सोल्ड टू फ्रेंच टेलीकॉम फॉर 36 बिलियन। हुँ, और जब साइमन ने टेलीकॉम शुरू किया तो लोग ये कहते थे कि यार ये मोबाइल जो है ये कौन खरीदेगा। एक तो ये हुँ, महंगा इतना है, दूसरा ये बड़ा इतना है, और हुँ, तीसरा इसकी यूटिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके पास है तो कोई भी आपको फोन करेगा, और जो उठाता था उसको पैसे देने पड़ते थे। तो ये साइमन ने मुझे बताया, हम तो उस टाइम खैर बड़े छोटे थे, कि जब उन्होंने ये ऑरेंज टेलीकॉम शुरू किया तो वो सेम ही सिचुएशन थी जो अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की है, कि यार हुँ, ये कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये क्रिप्टो क्या है, ये वाकई में क्रिप्टो है, ये बस वैसे ही, कई लोग कहते हैं ये स्कैम हुँ, है, ये है, ये वो है। तो साइमन
can correlate very realistically with the early telecom days. और he is very firm believer कि blockchain will change a lot, and the decentralization Web 3.0 world will change everything how the internet is working today. In next 10 years it will be completely different. तो ऐसे विजनरी के साथ जब जब बात हुई और जब पता लगा कि the thoughts are similar and he wants to, it was very easy to explain him what we are doing and what we are trying to do, and he got it in an instant. और luckily he is our chairman now. Okay, amazing. So मेरे ख्याल से बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशन ली, बहुत सारी जानकारी मिली है आइनरी ब्लॉकचेन की। जाते-जाते नवीन भाई ये तो अब क्योंकि सबने कहीं न कहीं जो आप जिस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, उस पे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, हम कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रोड मैप पे हम इस टाइम खड़े कहाँ पे हैं? हमारा मतलब टेस्ट नेट कहाँ पे है? हम लोग कोई आईडीओ या आईओ प्लान कर रहे हैं, या जैसे जनरली लोग फाइनेंस के इकोसिस्टम में या और किसी बड़ी एक्सचेंज ओबी के, तो क्या हमारा ये जो टोकन एलोकेशन ये कब होगा? क्या एयर ड्रॉप मिलेगा? इसका क्या प्रोसेस रहेगा? हम रोड मैप में कहाँ पे खड़े हैं इस वक़्त? तो कासिफ भाई, हम इस टाइम बिल्कुल टेस्ट नेट पे खड़े हैं। 10 अगस्त से हमारा टेस्ट नेट लॉन्च हो रहा है, जो कि परसों है। हुँ, हाँ, परसों से हमारा टेस्ट नेट लॉन्च हो रहा है। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट हैं, वो हुँ, हमारे ब्लॉकचेन को पब्लिक टेस्ट नेट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। और उनके जितने भी फीडबैक होंगे, क्योंकि अगेन ये बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स जैसा नहीं है, उनके हुँ, सब के फीडबैक और जो भी उनका वो होगा, उनको मद्देनजर रखते हुए इसको ब्लॉकचेन को जहां जहां जरूरत है अपडेट करने की, वहां हुँ, अपडेट किया जाएगा। और उसी मतलब बहुत नजदीक अभी हम हैं आईईओ के, तो इनिशियल जो एक्सचेंज ऑफरिंग है, और वो भी जो पहले टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं, उसमें हुँ, से एक या दो एक्सचेंजेस पे हम आने वाले बहुत कुछ हफ्तों में हम लिस्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद और पब्लिक टेस्ट नेट को कंक्लूड करने के बाद फिर मेन नेट लॉन्च होगा। हुँ, और मेन नेट लॉन्च होने के बाद कई और चीजें हैं जो हम अभी पाइपलाइन में कर रहे हैं। मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी, जो आने वाले बड़ी बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज है, उस वो लॉन्च होंगी, और उसके बाद आइनरी डीबी लॉन्च होगा। तो टेक्निकली ब्लॉकचेन इज रेडी and InriDB is ready. Now we are working on different libraries और and cross chain functionalities, जिसके बारे में आपने पहले बताया था, ताकि सारे जो existing blockchains हैं, हम उन सब के साथ एक समन्वय होके, और जो उन पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, उनको एक टूल मुहैया करा सकें, तो उसको यूज कर सकें। और यहाँ आखिर में एक बात और मैं आपको कहूँगा कि लकीली हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा ब्लॉकचेन है, वो ऐसा है कि वी compete with no one. A lot हुँ, of things you ask, are you competing to this or are you like this, और आप इन जैसे कर रहे हैं। We are the only one in the space and we are adding value to all existing blockchains. तो किसी भी प्रकार का ब्लॉकचेन है, कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन है, कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज है, और इवन की सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और हुँ, कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन वो वेब 2.0 में है, everyone can use that tool. So we are adding value to all existing ecosystems. अमेजिंग। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हैं इम्पोर्टेंट बात क्या है नवीन भाई? इम्पोर्टेंट बात ये है कि अ, जितने ज़्यादा इस इकोसिस्टम में इंडियंस आएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, उतना ज़्यादा विश्वास बनता है। अ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात बोला कि हमारा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, ना हम यहाँ किसी से कम्पीट करना है। हम अपने एक ज़ोन में हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम सबके साथ हैं, सबके लिए इंटरऑपरेबल हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको एक-दूसरे की ज़रूरत पड़नी है। अगर इसी भावना से अगर हम भारतीय सारे मिलके, मतलब अगर गवर्नमेंट को यूज़ केसेस रिप्रेजेंट करेंगे कि इस जैसे पॉलीगॉन ने कुछ भी कही है अब, उसने एक लेवल पे जाके आज एक मकाम हासिल किया है। ऐसे ही आइनरी एक लेवल पे एक बहुत सॉल्यूशन को अगर प्रोवाइड करता है, और कल को क्योंकि आपके इंडिया को भी आपने इतने अच्छे लेवल तरीके से रिप्रेजेंट किया है,
अगर आप इस इकोसिस्टम में कुछ लोगों को आप लिटरली कन्विंस कर सको यूज़ केस से या उनको एक डेमो दे सको, तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और आई एम श्योर कि आपके लिए ये बहुत बड़ा सपना होगा कि हमारी मैक्सिमम कंपनीज़ हैं जो इंडिया में बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो भी इस सॉल्यूशन को आज़माएँ। जी, बिल्कुल, इंडिया आईटी का पावर हाउस है। हम पूरी दुनिया को टॉप आईटी स्पेशलिस्ट देते हैं और जितने भी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, सबके हुँ, सीईओ इंडियंस हैं। इट्स अ वेरी प्राउड थिंग और हम इंडिया से ही शुरू कर रहे हैं और मैं सभी अपने साथी जो हैं इंडिया में टेक टेक वर्ल्ड और ब्लॉकचेन वर्ल्ड और वेब 2.0 3.0 सब जो भी टेक्निक टेक हुँ, टेक से कहीं भी जुड़े हुए हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए ब्लॉकचेन पे यूज़ कीजिए, पब्लिक टेस्टनेट में भाग लीजिए और हमारे को क्रिटिसाइज़ कीजिए, गिव अस योर फीडबैक बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे टू मेक अ प्रोडक्ट इवन बेटर क्योंकि हर जो या। ब्रेन है, इट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड ओन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली। और मैं वो जो टेस्ट नेस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्विटर का, टेलीग्राम चैनल्स का, जो भी अनाउंसमेंट्स के चैनल्स हैं वो सारे लिंक नीचे दे दूंगा, और जो भी अनाउंसमेंट्स इनकी जो लेटेस्ट है वो सारे नीचे दे दूंगा। और नवीन भाई को भी आप पर्सनली जो इनको ट्विटर पे और लिंक्डइन पे सब जगह आप इनको आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन रही है, बहुत ही लंबी डिस्कशन रही है। आई एम सॉरी बट कई बार होता क्या है कि आप किसी चीज, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को ना आप मोटा मोटा नहीं समझ सकते, और यही प्रॉब्लम है। और अपने चैनल का तो यार सबको जो देखते हैं उनको ये पता ही है कि हम लोग ना डेप्थ में जाते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, और आई एम श्योर कि और आपने ये आपको ये चीज समझ में पहली बार आई होगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, ये कितना सेंट्रलाइज है, क्यों इसका डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच नवीन भाई। टाइम टू टाइम आपको दोबारा से फिर बुलाते रहेंगे, एंड ऑल जी, विशिंग यू ऑल जी। द वेरी बेस्ट, एंड कीप अस पोस्टेड। और कोई और अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो हम अपने ऑडियंस तक जरूर लेके आएंगे। थैंक यू काशिफ भाई, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवीन भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।